नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्ण महाकुंभ में। और अब अगले पैनल की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूं विष्णु मोहन और मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी स्टूडियो में मौजूद है। और इस पैनल में जो खास हम फोकस करेंगे वो होगा गोल्ड एफएनओ की पाठशाला। गोल्ड के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में आपको कैसे शुरुआत करनी है, कहां से शुरुआत करनी है, क्या इसके फायदे, क्या नुकसान है, क्या ध्यान रखना है, साथ ही एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए गोल्ड और सिल्वर की कैसे डिलीवरी होती है, क्या उसकी कॉस्टिंग है और क्या उसके फायदे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस पैनल में हैं। शिवांशु मेहता हैं, बुलियन हेड है एमसीएक्स के। सुनील कटके हैं कोटक सिक्योरिटीज से। भार्गव वैद्य साहब हैं वीएन वैद्य एंड एसोसिएट से। और अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शिवांशु जी आपसे ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि एफएनओ की क्लास है तो आपके पास तमाम तरह के कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है और देश के नॉन एग्री मार्केट के सबसे बड़े एक्सचेंज भी आप लोग रन करते हैं और आप बुलियन हेड भी हैं। आप बताइए, अगर किसी को गोल्ड में शुरुआत करनी हो, गोल्ड में एंट्री करनी हो, तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मौजूद है जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है? जी हाँ, विष्णु मोहन जी, सबसे पहले आप सबको और मेरे को पैनलिस्ट को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया को स्वर्ण के साथ और चांदी के साथ जोड़ के देखा जाता है, लिहाजा एमसीएक्स को भी इसी रूप में एक अहम दिन गिनते हैं। देखिए, विकल्प तो सभी हैं, हर डिनोमिनेशन का प्रोडक्ट है। दुनिया में एक अनोखा 1 ग्राम का डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ पे है, जिसकी डिलीवरी होती है 1 ग्राम फॉर्मेट में। 8 ग्राम का कॉइन है गिनी, फिर 100 ग्राम की जो गोल्ड बार है, और एक जो बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट जिसे देश का माना जाता है, डोमेस्टिक प्राइस बेंचमार्क, वो है गोल्ड 1 kg। तो इन सभी के अंदर ट्रेडिंग होती है, इन सभी के अंदर हेजिंग एक्टिविटी देखी जाती है ज्वेलर्स के द्वारा। खास तौर पे रिटेल निवेशकों के लिए इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी ऑर्डर बुक की रहती है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ट्रांसपेरेंट एंड फेयर प्राइस होता है। मेकिंग चार्जेस कॉइन्स के सेपरेट हैं, जो पहले से ही पता है। और डिलीवरेबल होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, यानी डीमैट फॉर्मेट में, जो एक्सचेंज का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक रिसीट मैनेजमेंट सिस्टम कॉमरिस, उसके जरिए वो उसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ऑर्डर बुक की लिक्विडिटी फायदा ये होता है कि डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स को रिटेल निवेशक लॉक इन कर पाते हैं लिक्विडिटी की वजह से, और एक्यूमुलेट होते होते वो जब चाहें उसे बाहर ले जा सकते हैं। और चार्जेस के, डिलीवरी के कोई अलग चार्जेस नहीं होते। स्टोरेज एंड जो स्टोरेज के चार्जेस होते हैं वो भी बहुत नॉमिनल हैं। फॉर एग्जांपल, छोटे कॉइन्स में तो केवल 10 पैसे का चार्ज है, और सिल्वर की बड़ी बार में 35 kg, इसी तरह 35 रुपीज पर बार, आई मीन टू से, एंड 3.5 रुपीज फॉर द स्मॉलर डिनोमिनेशन। 1 kg की जो बार है वो ₹1.25 की होती है। और गोल्ड के अंदर, जैसा मैंने कहा, 35 रुपीज स्टोरेज चार्जेस है 1 kg के, और 3.5 रुपीज पर डे 100 ग्राम्स के। अलग जी अलग हाँ। कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास। तमाम जो बेस कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का वो भी है, इसके अलावा गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी और गोल्ड पेटल, जो दुनिया का एकमात्र कॉन्ट्रैक्ट है जो 1 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरह के तमाम तरह के ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। अनुज जी, अगर कोई किसी को शुरुआत करनी है गोल्ड के फ्यूचर्स ऑप्शंस मार्केट से, तो शुरुआती कॉस्ट क्या होती है, उनके लिए क्या क्या उनको करने की डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या जरूरत करना पड़ेगा, क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह भी उनकी देखी जाती है, कैसे शुरुआत करें? क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, ज्वेलर्स भी हैं, छोटे ट्रेडर्स भी हैं, रिटेल ट्रेडर भी है, निवेशक भी है, तो उनको शुरुआती टिप्स चाहिए, बताइए। विष्णु जी, गुड इवनिंग। देखिए, ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शंस की नॉलेज होना, क्योंकि हमने देखा है कि जो यंग ब्लड्स हैं वो जस्ट एक अट्रैक्शन की तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं और कई बार लॉस ले लेते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन राइट कैसे करते हैं, उसका होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ एटलीस्ट जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है। और जहां तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है, ऑप्शंस और फ्यूचर में जब हम कभी भी अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होता है या आईटीआर की कॉपी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन शो करता है कि जो एक इन्वेस्टर है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो ये डॉक्यूमेंट लगने बहुत जरूरी है। और ऑप्शंस के लिए अगर बात करें तो मेरे हिसाब से जो नॉलेज है और उसके साथ साथ अगर उन्होंने कहीं पर ट्रेनिंग लिया है, ऑप्शन को कहीं सीखा है, तो वो बहुत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑप्शन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी वॉलेटाइल होता है और कई बार वॉलेटाइल नहीं भी होता है। तो जब भी वॉलेटिलिटी होती है
तो प्रीमियम बहुत जल्दी श्रिंक होते हैं या फिर बहुत जल्दी से जो प्रीमियम बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम आज की बात करें तो आज अक्षय तृतीया है और हमने आज देखा कि मॉर्निंग से ही गोल्ड और सिल्वर ऑलमोस्ट 1% बढ़े हुए हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जनरली जो प्रीमियम्स है वो जल्दी से इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं या फिर ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो कई बार ट्रैप हो जाते हैं। तो इसके लिए क्योंकि ऑप्शंस की मार्केट हमेशा से एक जैसी नहीं होती है, रोज उसमें नए आपको डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, इट्स नॉट स्टैग्नेंट। तो उसके लिए आपको एक डायनामिक जो है बिहेवियर रखना पड़ता है। तो ट्रेडर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो नॉलेज का होना बहुत जरूरी है और जो उनका बिहेवियर है वो भी बहुत डायनेमिक होना चाहिए। ठीक है, तो सोने में ट्रेड करके या फिर सोने में तेजी का फायदा उठाने के लिए ये नए ज़माने के आधुनिक बिल्कुल टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा और बारीकी से समझ लेते हैं और ये जानते हैं कि फ़ायदे क्या हैं अगर आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं अगर गोल्ड में। तो आपसे जानना चाहेंगे सुनील जी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं अगर कोई ट्रेडर है जिसको फिजिकल में नहीं उतरना है या फिर उसको बॉन्ड में ईटीएफ में नहीं जाना है, फ्यूचर ऑप्शन में आना है, तो इसके बेसिक फायदे क्या होते हैं? जी, सबसे पहले तो इस शुभ मुहूर्त पे सबको शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया को एक ऑस्पिशियस डे माना जाता है और उस गोल्ड का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे आपने बताया कि अगर डेरिवेटिव फ्रंट पे आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो इसमें 3 या 4 जो मेन फ़ायदे हैं वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है ये सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पे लिस्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं। तो आप एक सिंपल जो सेबी रजिस्टर्ड मेंबर है इनके द्वारा आप डॉक्यूमेंटेशन केवाईसी वगैरह कंप्लीट करके आसानी से एक आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं कमोडिटी में। और वंस योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड आप एक मामूली मार्जिन जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव की हम जब बात करते हैं तो या मार्जिन या प्रीमियम की बात होती है। तो गोल्ड में अगर आपको निवेश करना है या ट्रेड करना है तो एक्सचेंज ने कहा है कि 9 से 10% आपको मार्जिन मनी पे करना होता है। तो अगर हम गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, अगर 100 ग्राम का गोल्ड मुझे खरीदना है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे तो मैं डिजिटली खरीद सकता हूँ। ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप एंट्री और एग्जिट कभी भी ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि एक्सचेंज का मार्केट टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक है। तो अगर मैं फिजिकल मार्केट में जाके खरीदूंगा तो शायद मुझे जो ज्वेलरी शॉप है उसका टाइम वगैरह फॉलो करना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैं घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन पे 9 बजे से लेकर 11:30 के दौरान मैं बाई सेल कर सकता हूँ। इसमें और एक एडवांटेज ये है मार्जिन के अलावा, क्योंकि जब हम मार्जिन की बात करें 9 से 10% यानी अभी गोल्ड का 100 ग्राम का अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तकरीबन 7,20,000 की हम बात करते हैं। अगर मुझे मार्केट से 100 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो 7,20,000 मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर उतना फंड नहीं है मेरे पास तो मैं उसका 9 से 10% यानी प्लेन भाषा में बोलूं तो 70 या 72 हज़ार रुपए में मैं 100 पोजीशन ले सकते हैं गोल्ड जो है खरीद सकता हूं और उसके उतार चढ़ाव का मैं फायदा जो है उठा सकता हूं। तो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म तो ईज ऑफ यूज हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म का हो गया, मार्जिन मनी का हो गया, और जो लिवरेज है उसका एक एडवांटेज हम बोल सकते हैं, आप 10 गुना ज़्यादा लिवरेज लेके काम कर सकते हैं। हालांकि लिवरेज के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। बट आज की तारीख में जैसे शेयर्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ईज़ ऑफ यूज़ बोलते हैं, पैंडेमिक में लोगों ने घर में बैठ के डीमैट अकाउंट डिजिटली ओपन किया, वैसे ही आप डिजिटली कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, आप डिजिटली फंड पे इन करते हैं और आप डिजिटली आपके जो मेंबर्स हैं उनके एडवाइस के सपोर्ट के थ्रू आप आपका डिसीजन जो है बनाते हैं। तो ये फ़ायदे जो हैं डेरिवेटिव मार्केट से आपको मुहैया की जाती हैं। सुनील जी, एक और चीज़ बताइए, जैसे कि एग्री कमोडिटीज़ में होता है कि हम डिलीवरी भी ले सकते हैं, इसमें अगर कोई ट्रेडर चाहे कि मुझे डिलीवरी लेनी है, क्या वो विकल्प मुहैया कराते हैं एक्सचेंज? जी बिल्कुल। देखिए, एक्सचेंज पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं गोल्ड के वो सारे डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर हम चांदी की बात करते हैं, चांदी के भी सारे डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे शिवांशु जी ने बताया 1 ग्राम से लेके 8 ग्राम, 100 ग्राम और इवन 1 केजी तक का गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं फिजिकल डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के दौरान के होते हैं। तो अगर आपको 3 महीने के बाद डिलीवरी लेना है तो आप 3 महीने के आगे के फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनाएंगे और एक्सपायरी के दौरान जो आखिरी 5 दिन होते हैं वो टेंडर पीरियड कहलाया जाता है। तो आखिरी 5 दिन के दौरान आप एक इंटेंशन देते हैं मेंबर को कि मुझे ये जो डेरिवेटिव पोजीशन है इसको डिलीवरी में कन्वर्ट करना है। तो आपका इंटेंशन जो है मेंबर जो है एक्सचेंज को पहुंचाता है और आप पे इन करते हैं, क्योंकि आपने पोजीशन बनाया है 10% पैसा मार्जिन मनी के तौर पे देके, आप बाकी
बाकी 90% जो है फंड ट्रांसफ़र करते हैं और सामने वाली पार्टी जो डिलीवरी दे रही है वो इंटेंशन मार्किंग हो जाती है और आखिरी 5 दिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का जो टेंडर पीरियड कहलाया जाता है उस दौरान आपका डिलीवरी जो है मिल जाता है। तो डिलीवरी आप एक्सचेंज रजिस्टर्ड सेंटर्स होते हैं, जैसे गोल्ड की बात करते हैं या सिल्वर की बात करते हैं तो अहमदाबाद का डिलीवरी सेंटर है, तो वहाँ से आप इन पर्सन डिलीवरी कलेक्ट कर सकते हैं, या तो बहुत सारे एजेंसीज़ हैं जो कि आपको डोर स्टॉप डिलीवरी भी मुहैया करवाती हैं एट अ नॉमिनल चार्ज। तो डिलीवरी भी पॉसिबल है। अगर ये सिर्फ एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। करेक्ट। एक बहुत अच्छी बात क्या है, ये गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में आप जैसे मान लिया आपने पोजीशन ले ली और आपको लगा कि नहीं नुकसान हो रहा है, तो गोल्ड है, गोल्ड तो हर कोई खरीदना चाहता ही है, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा भर दे और डिलीवरी ले ले, घर पे ले ले उस सोने को, फिर रखे, जब भाव बढ़े तो उस हिसाब से फिर मार्जिन का भी झंझट नहीं है। ये बड़ी शानदार चीज़ है, क्योंकि होता क्या है ना कि लोग इसके बारे में शायद उतने अवेयर नहीं है कि अच्छा ये डिलीवरेबल होता है, आप डिलीवरी ले सकते हैं। उनको लगता है कि नहीं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मतलब कि अच्छा वो थोड़ा रिस्की है, वहाँ से थोड़ा दूर रहिए, मतलब जो उतने एविड नहीं है जो ट्रेडर। भार्गव साहब आप जरा ये बताइए कि कितने एक्सचेंजेस या कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो गोल्ड में एफ&ओ ट्रेडिंग करवा रहे हैं? क्या ये एमसीएक्स तक सीमित है या फिर और भी इसके जरिया हैं? आज की बात करें तो जो लिक्विड या एक्टिव है वो एमसीएक्स तक सीमित मैं कहना चाहूँगा। अच्छा। दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो पिकअप करेंगे, बीएसई और सब जगह है। अभी आपने एक जो बात की, एक रिटेल इन्वेस्टर के फायदे के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि अगर मेरा जीएसटी रजिस्टर्ड ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी ब्रोकर डिलीवरी देगा। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन आई थिंक केवाईसी के हिसाब से एमसीएक्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। यानी मेरा कि अगर ये एक सर्विस सेक्टर में जीएसटी रजिस्टर है तो भी मुझे गोल्ड की डिलीवरी जनरली नहीं मिलेगी। आपके ब्रोकर के थ्रू आप वो वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा। बट ये एकदम क्लीन नहीं है। और एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। व्हेन आप एफ&ओ में कर रहे हैं उसी पर्पस से है ये। इसीलिए ये 5% है, इसीलिए ये है। इट इज अगर आपको पूरा पैसा देके फिर आपको वो अलग तरीके से करना है तो आप अलग प्लेटफॉर्म पे जाइए। ये प्लेटफॉर्म आप प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए जो आपके प्रोग्राम रेगुलर देख के अपने को अपग्रेड करते रहते वो आ सकते हैं, मगर नॉर्मल प्लेयर्स को स्टे अवे। मतलब वो विकल्प है बट एक ग्रे एरिया है, थोड़ा सा आपको सावधान रहना। जैसे सेबी हर टाइम बोलते हैं कि 90% पीपल लूज मनी इन एफ&ओ, स्पेशली इफ दे नो। जैसे मेरे दूसरे कलीग जिनका धंधा है बेचने का, वो भी बोल रहे थे कि ये लोग अगर नहीं जानते तो मत करो। अपने वहाँ नुकसान हुए, किसी को अपने छोटे से फायदे लिए कोई भी हमारे जो ब्रोकिंग हाउसेस बड़े या एक्सचेंज दोनों को नहीं चाहिए। अनुज आपसे जानना चाहेंगे, देखिए हम भी जब अपने इक्विटीज के शोज करते हैं ना तो डिस्क्लेमर जरूर चलाते हैं, और खास तौर से एफ&ओ की जब कॉल्स लेते हैं कि 10 में से 9 लोग अपने पैसे कमाते हैं और जो नुकसान होता है औसतन वो 50,000 रुपए के आसपास का होता है। क्या एफ&ओ में भी अगर हम गोल्ड की बात करें यही रेशियो है? देखिए, अगर आप कमोडिटी की बात करेंगे तो जनरली हम ये देखते हैं कि जब जो इन्वेस्टर है ओवर लीवरेज होता है तब जनरली हम लॉस देखते हैं, कि आदमी जितना जेब में पॉकेट नहीं होता उससे ज्यादा पोजीशन ले लेता है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में जनरली जो प्रीमियम होता है वो 2 से 3% रहता है, बट कई बार क्या होता है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो ऐसे ही क्योंकि जब एक अनसर्टेन वॉलिटिलिटी होती है, एक सडनली वॉलिटिलिटी होती है, तो ऐसे में जनरली क्लाइंट जो है, इन्वेस्टर जो है वो ट्रैप हो जाता है। तो मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जिससे बचा जा सकता है। हालांकि अगर आप इसको इक्विटी से कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट में जैसा कि सेबी का भी आंकड़ा है कि 90% लॉस होता है। तो मेरे हिसाब से कमोडिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि कमोडिटी में डिलीवरी लेने का ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर कोई इन्वेस्टर लॉस में है तो वो अपनी डिलीवरी ले सकता है, अपने ब्रोकर के थ्रू डिलीवरी ले सकता है, अपने जीएसटी नंबर के थ्रू डिलीवरी ले सकता है, और उसको वो डीमैट अकाउंट में ले सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ऑप्शंस के अंदर भी पोजीशन ले रखी है तो वो भी आपकी डिलीवरी में कन्वर्ट हो सकती है, जिसको आप अपने डीमैट में ले सकते हैं, और इनफैक्ट इसको आप अपने फिजिकल में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सारे हैं। अगर कोई इन्वेस्टर एक लिमिट से ट्रेड करता है, नॉलेज के साथ ट्रेड करता है और फिजिकल डिलीवरी को माइंड में रख के ट्रेड करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको ज्यादा लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए एक छोटे से विराम के लिए यहां पर हम रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ना थोड़ा सा हम तरीका बताएंगे कि अगर आपको एफ&ओ में ट्रेड करना है, क्योंकि आपने ये सब टर्म सुने होंगे कि उसमें पुट बाइंग, कॉल बाइंग, पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, ये होता क्या है, इसके मायने क्या है,
और आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं, जरा इस पर भी फोकस करेंगे सिलसिलेवार ढंग से, आपकी जाएगा नहीं। तो स्वर्ण महाकुंभ में हम बातचीत कर रहे हैं सोने के बारे में, सोने में निवेश के बारे में, सोने में ट्रेड के बारे में, सोने की सेफ्टी को लेकर जितने भी मुद्दे आपके मन में हो सकते हैं, जितने भी सवाल आपके जहन में खड़े हो सकते हैं, सबका हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, स्वर्ण महाकुंभ के जरिए। ये जो घंटा चल रहा है इसमें हम F&O की बातचीत कर रहे हैं कि सोने में आप किस तरह से वायदा में कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। सुनील सर, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, किसी को मान लीजिए शुरुआत करनी हो, बिल्कुल जो जिसको बेसिक भी ना पता हो कि अच्छा क्या क्या होता है, तो सोने में ऑप्शन ट्रेडिंग होती कैसे है, एक ये बता दीजिए, और कौन से वो पोटेंशियल रिस्क है जिसको जरूर से ध्यान में रख के फिर उतरना चाहिए बाजार में। जी, जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स हैं, वहाँ पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट हैं। ऑन अ सिमिलर ग्राउंड कमोडिटीज़ में भी फ्यूचर्स भी हैं और ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो अगर एक नया पार्टिसिपेंट है कमोडिटी में, बट अगर वो इक्विटी में, डेरिवेटिव में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो उनके लिए कमोडिटी मोर और लेस 90-95% सिमिलैरिटी होने के वजह से इजी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है फ्यूचर का और ऑप्शन का। हाँ, अगर कोई इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड नहीं किए हैं और वो पहली बार डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में काम कर रहे हैं, कमोडिटी में, लेट्स से गोल्ड, तो उनको 2 या 3 कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी हैं। ऑप्शन की जब हम बात करते हैं, ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं तो इट इज़ लाइक बाइंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली, जहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड है। व्हेन आई से डाउनसाइड लिमिटेड, जैसे अगर एक मैं टर्म प्लान लेता हूँ इंश्योरेंस का, तो मैं एक प्रीमियम भरता हूँ कि मैंने 10,000 रुपये प्रीमियम भरा और मैंने 1 करोड़ का लाइफ कवर लिया हुआ है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे 1 करोड़ का वो बेनिफिट मिल जाएगा, बट अगर मुझे कुछ नहीं होता है तो वो एक जो 10,000 का प्रीमियम दिया है वो वर्थलेस हो जाएगा उस महीने के लिए, वो ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ही जब एक ऑप्शंस में कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कॉल या पुट खरीदते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट कैसा होता है, कॉल यानी अगर आप तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में तो आप कॉल खरीदेंगे, अगर आप मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप पुट खरीदेंगे, अगर साधारण भाषा में अगर हम देखते हैं। तो ज़्यादातर लोग अगर गोल्ड की अगर हम देखते हैं लास्ट 1 ईयर में तकरीबन 18 से 20% भाव बढ़ा है। 5 साल का कंबाइंड जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 17-18% का है। तो लोग अगर कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, अगर वो एंटिसिपेट करते हैं कि भाई भाव और ऊपर जाएगा, तो वो एक प्रीमियम उसका पे करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो अभी उनका मैक्सिमम रिस्क जो प्रीमियम उन्होंने पे किया है वो हो गया। अब प्रीमियम कितना होता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका 1 से 2% या 3% के रेंज में होता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद रहे हैं। हाँ। जितने लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट आप लेंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा, जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। आप जितने शॉर्ट ड्यूरेशन का ऑप्शन खरीदते हैं तो उतना कम प्रीमियम होता है, सस्ते मिलेंगे जी। तो अगर मैं गोल्ड में शुरू करना चाहूँगा तो गोल्ड के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे गोल्ड का एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट है जिसका 100 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी है जहाँ पे आप मार्जिन मनी जो 10% पैसा लगाना है वो लगा के आप ट्रेड करते हैं। उसमें रिस्क और रिवॉर्ड अनलिमिटेड है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। जबकि ऑप्शन में अगर मैं वो 100 ग्राम का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदता हूँ, प्रीमियम भरता हूँ मैं, जैसे 7,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, उसका 1 से 2% तकरीबन 7 से 15,000 रुपये अगर मैं एज ए प्रीमियम पे करके एक कॉल ऑप्शन खरीदता हूँ लेट से, तो मेरा मैक्सिमम रिस्क जो है वो 7,000 रुपया है जो मैंने प्रीमियम पे करा हुआ है। अगर मार्केट मेरे एंटिसिपेटेड नज़रिए के हिसाब से ऊपर जाता है तो वो प्राइस में अप्रिसिएशन नज़र आता है और मैं उसका गेन का फ़ायदा उठा लूँगा। अगर मार्केट मेरे एक्सपेक्टेड रेंज से नीचे ही रहता है तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो जो मैंने 7,000 का प्रीमियम भरा हुआ है उसका वैल्यू गिरते जाता है और एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डे पे अगर जो स्ट्राइक मैंने सेलेक्ट करके उसमें ख़रीदा हुआ है तो वो उसके नीचे अगर फ्यूचर का भाव क्लोज होता है तो मेरा जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाता है। अगर वो स्ट्राइक के ऊपर चला जाता है तो मेरा 7,000 हो सकता है, 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 50,000 हो जाए। कमोडिटी में ऑप्शंस थोड़ा अलग है इक्विटी के कंपैरिजन में, क्योंकि कमोडिटी के जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बने हुए हैं। जो ऑप्शन है उसका अंडरलाइंग एसेट जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं कोई ऑप्शन खरीदता हूँ एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का, जैसे साधारण भाषा में 7,200 का स्ट्राइक का मैं खरीदता हूँ,
सॉरी ये 72,000 का मैं अगर कॉल ऑप्शन खरीदता हूँ स्ट्राइक वैल्यू का, और भाव अगर 72,000 के ऊपर क्लोज होता है, तो एक्सपायरी जैसे ऑप्शन का एक एक्सपायरी डे होता है, उस दिन अगर मेरा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बाई पोजीशन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का। अब ये बाई पोजीशन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो मुझे फिर मार्जिन मनी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैंने 7,000 का प्रीमियम दिया हुआ था, क्योंकि ये इन द मनी था और मैंने कैरी कर लिया, तो तकरीबन मुझे 70-1,000 रुपया मार्जिन पे करना पड़ेगा। और वो फ्यूचर्स का पोजीशन या तो मैं स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ मुनाफे में या नुकसान में, या तो मैं उसको टेंडर पीरियड में कंसेंट देके डिलीवरी ले सकता हूँ। भार्गव सर, और एक चीज़ आप बताइए, देखिए फ्यूचर वाले जो या ऑप्शंस वाले जो प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल थोड़ा सा जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए है, या फिर जो बहुत कह सकते हैं कि चतुर हैं? नहीं, मैं थोड़ा आपको करेक्ट करूंगा। जैसे भाई साहब ने एक बहुत अच्छा शब्द यूज किया, जिस तरह से मैं भी सीखा हूं कि ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। ओके, आप वो अंडरलाइनिंग अगर आप मगज में रहे, आज एक समझ लीजिए कि मैं स्टॉक लेके बैठा हूँ, मेरे घर में स्टॉक है और मुझे डर है कि भाव ऊपर गया कल नीचे भी आ सकता है, तो मैं एक पुट ऑप्शन लेके मैं मेरी पोजीशन को सिक्योर कर रहा हूँ कि अगर नीचे आया तो मैं पुट के अंडर में डिलीवर कर दूंगा, या मेरी कैंसिल करके मेरे प्रॉफिट मेरी पोजीशन को या मेरे स्टॉक को इंश्योर कर लूँगा। तो फॉर अ पर्सन विथ स्टॉक, जिसके पास स्टॉक पड़ा है, ये बेस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट है कि आप वो कर दे। अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी एसोसिएशन है, अभी जी टीवी ने नक्की किया कि मुझे हर महीने किसी एक सिल्वर वाले से कि मुझे 1 टन सिल्वर चाहिए, और आपने प्राइस पहले दिन फिक्स कर दिया, तो मैं हेज कैसे करूं? करेक्ट, तो मैं एक ऑप्शन लेके कर सकता हूं। सो व्हेन आई एम बाइंग, इट इज अ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अच्छा, मैं जब भी सेल कर रहा हूं तो मैं इंश्योरेंस राइटर हो गया हूं। ऑप्शन राइटर में वो पूरा बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, और बाइंग में वो एक ये थिंकिंग के साथ चलेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। यानी वही एक एक्सपेक्टेशन है। ऑफ कोर्स स्पेकुलेटर्स हर मार्केट में रहते हैं, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक सवाल है मेरा सर, समय थोड़ा सा कम है, थोड़ा फटाफट अब इसको हम करेंगे। वो ये कि मान लीजिए कि अलग अलग रिस्क एपेटाइट सबकी होती है, तो किसको फिजिकल में गोल्ड खरीदना चाहिए, किसको ETF बॉन्ड का रूट लेना चाहिए, और किसको F1O का रूट लेना चाहिए? देखिए, अगर आपको ज्वेलरी पहनना है और एंजॉय करना है तो फिजिकल लीजिए। अगर आपको खाली गोल्ड प्राइस के लिए चाहिए और आप स्मॉल इन्वेस्टर है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तभी अवेलेबल है, तो इंडियंस के लिए बेस्ट है, बिकॉज उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। करेक्ट, वो नहीं है और आपको पीरियड आपका श्योर नहीं है कितना पीरियड होल्ड करना है, खाली करना है, और आप इन्वेस्टर है तो गोल्ड ETF, और आप मेरे सहयोगी जैसे इंटेलिजेंट आदमी हैं विश्वमोहन जी और आप भी जैसे, तो फ्यूचर्स करिए। ओके, देखिए आपकी अपनी अपनी चॉइस है, आपकी ज़रूरत क्या है, आपके गोल क्या है, इसके हिसाब से आप तय कर सकते हैं शिवांशु जी। लेकिन कमोडिटी मार्केट का मकसद है हेजिंग प्लेटफॉर्म चलाना, और हेजिंग के तौर पर गोल्ड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ज्वेलर्स के लिए होता है। जिस तरह से उतार चढ़ाव अनसर्टेनिटी है गोल्ड के मार्केट में, मान लिया अगर उनके पास कुछ इन्वेंट्री है, 73,958 रुपये तक भाव गया, ऊपर के भाव पर उन्होंने कुछ इन्वेंट्री जमा कर ली, भाव आ गया 72,000, 71,000, 70,000, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। ऐसे में वो कैसे हेज कर सकते हैं, उनके पास क्या विकल्प है? तो जो छोटे ज्वेलर्स है खास के, उनको जागरूक कीजिए शिवांशु जी। जी हाँ, ये बहुत अहम एस्पेक्ट है, क्योंकि निवेशकों के लिए क्या क्या है वो तो हमने सबने बात कर ली है, मगर अब जैसे हमारे यहाँ ऑप्शंस का जो कारोबार है वो हर साल हम देख रहे हैं उसके अंदर बढ़ोतरी होती हुई, तो उसका कोई कारण है, ऐसे नहीं है। तो अभी FY24 के अंदर 9,136 करोड़ का काम हुआ है, जो कि पिछले साल 2,122 करोड़ था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जुड़ाव ज्वेलर्स का बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है कि ऑप्शंस एक ऐसा विकल्प है, जैसा भार्गव भाई ने कहा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। आपकी डाउनसाइड प्रोटेक्ट कर लिया आपने, अपनी इन्वेंट्री की डाउनसाइड को आपने शील्ड कर लिया एक लेवल पे, और अपसाइड में आप पार्टिसिपेटिव रह सकते हैं। ऊपर की तरफ आप ओपन रह गए और नीचे की तरफ हेज हो गए। तो ये एक ऑप्शन की खासियत है, जो फ्यूचर्स में केवल ऑफसेट हेजिंग होती है। फ्यूचर्स के अंदर प्राइस लॉकिंग है, और फिजिकल और फ्यूचर्स को मिलाएंगे और नो प्रॉफिट नो लॉस का मोस्टली सिनेरियो रहता है। ऑप्शंस के अंदर एक साइड की प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहती है, दूसरी साइड हेज रहती है, और सबसे बड़ी जो बात है, एक फ्लोर प्राइस फिक्स हो जाता है और एक ज्वेलर अपने आप को मोनेटाइज कर पाता है अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री को प्रीमियम के जरिए। एक चीज, दूसरी चीज, वो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑफर कर सकता है पुट ऑप्शंस के जरिए, जो बहुत से लीडिंग ज्वेलर्स MCX के कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए कर रहे हैं,
अक्षय तृतीया में, दिवाली में, कि वॉक इन कस्टमर आया, उसे बताया गया कि ये जो टाइम विंडो है अब से लेके अक्षय तृतीया तक की, इसमें जो लोअर प्राइस होगा, आज का प्राइस या लोअर प्राइस होगा, उन दोनों में से मैं आपको लोएस्ट ऑफर करूंगा। ये केवल पुट ऑप्शंस के साथ पॉसिबल है, और मैं समझता हूं ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक तरह की हेजिंग हो गई, और एंड कस्टमर को उसका बेनिफिट पास हो गया। सो ये जो हेजिंग है ये ऑप्शंस के जरिए है। और दूसरी बात, जिस तरह का माहौल, गोल्ड एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में जाना जाता है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का फायदा और नुकसान इसके अंदर दिखता है प्राइस में, जो चीजें जिस तरह से अनफोल्ड होती हैं आजकल हो रही हैं, तो ऐसे टाइम्स में ऑप्शंस का इस्तेमाल वैसे भी एक हेल्दी हैबिट है, अपने आप को हेज करने की। एक प्रीमियम देके आपने अपने आप को डायरेक्शनल मूवमेंट से हेज कर बिल्कुल, दिया, बिल्कुल आपका जो सही कहा। फैब्रिकेशन मार्कअप है वो सेफगार्ड हो गया, मार्जिन सेफगार्ड हो गया, बेस बिल्कुल प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, जिस तरह के उतार चढ़ाव है, ऐसे में जो ये टूल है फ्यूचर और ऑप्शंस मार्केट का, यहाँ पर स्पेकुलेशन करना नहीं है। यहाँ इसका मकसद सिर्फ यही है कि आपकी जो फिजिकल की जो पोजीशन है उसको हेज करके जाना है, क्योंकि फिजिकल में जो माल है उसके दाम तो ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन से अगर आपने इन्वेंट्री ऊपर के भाव में खरीद रखा है, आपको गिरने का डर लगा है, तो पुट ले लीजिए, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री तो कोई कस्टमर जल्दी तो खरीद नहीं लेगा आपकी गोल्ड ज्वेलरी। तो आपके पास इस तमाम तरह के ऑप्शंस मौजूद है। फिर आप जाइए, सीखिए, फिर आप शुरुआत करिए। ये सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, भार्गव सर, सुनील सर, अनुज जी, शिवांशु जी, आप लोग आए और इस पैनल को खास बना दिया। तो चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन अगला जो पैनल होगा वो हमारे दर्शकों के लिए खुला होगा। उस मंच पर जितने भी सवाल होंगे गोल्ड मार्केट से जुड़े हुए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। जल्द